सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों श्रोताओं को आकांक्षा और मंजरी वर्मा का नमस्कार। भाई मंजरी, सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और छठ पर्व है आज, क्योंकि छठ पर्व का समापन हुआ है, आखिरी दिन है। छठ पर्व छैठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला पर्व है। सूर्य उपासना का इस पर्व में बड़ा ही विधि विधान से पूजन होता है। ये खासकर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। बल्कि हर शहर में लोग रह रहे हैं आकांक्षा, तो जो जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर उसी तरह से विधि विधान से पूजा करता है। और इसके ये पर्व जो है वैदिक काल से अपनी संस्कृति को प्रकाशित करता चला आ रहा है। सर्व कामना पूर्ति के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है और सभी पूर्ण श्रद्धा के साथ इसका व्रत करते हैं। बिल्कुल, छठ पूजा जो है सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। तो छठी मैया, जिन्हें मिथिला में रनबे माई भी कहा जाता है, षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पर्व है छठ पूजा का 4 दिनों तक मनाया जाता है। भैया दूज के तीसरे दिन से ये शुरू हो जाता है और पहला जो दिन है उस दिन सेंधा नमक और घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी, ये चीजें प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती हैं। और अगले दिन से उपवास शुरू होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। बिल्कुल, इस पर्व का पहला दिन जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है और दूसरा दिन खरना या लोहंडा के नाम से भी इसे जानते हैं। और जो तीसरा दिन है वो संध्या अर्घ कहलाता है। चौथा दिन उषा अर्घ कहा जाता है। मंजरी, तीसरे दिन सभी मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं और प्रसाद में ठेकुआ है, चावल के लड्डू हैं जिसे कचवनिया कहते हैं, वो बनता है। एक बांस की टोकरी जिसे दौरा कहते हैं, पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है उसे। और वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल, अन्य पूजन सामग्री से लेकर दौरा में रखकर घर के पुरुष उठाकर छठ घाट पर जाते हैं और महिलाएं छठ गीत गाती हुई जाती हैं। और फिर नदी के किनारे विधि विधान से पूजन होता है और साथ में गन्ना भी हमने देखा है कि पूजा में रखा जाता है। और उषा अर्घ में जो व्रती होते हैं वो घाट पर उगते सूर्य देव का पूजन करते हैं और इसके साथ ही घर आकर गांव के पीपल वृक्ष को ब्रह्म बाबा मानकर उनका पूजन होता है। और पूजा के बाद व्रती जो है वो कच्चे दूध का शरबत पीकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस तरह से व्रत पूर्ण होता है, जिसे पारणा या पारण कहते हैं। सूर्य की शक्तियों का जो मुख्य स्रोत है उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है वैदिक काल के अनुसार। और इस पूजा में इन दोनों की पूजा होती है। छठ महापर्व की रौनक मंजरी अलौकिक होती है। सुंदर वस्त्रों से श्रृंगार की हुई जो महिलाएं हैं किसी शक्ति के प्रतीक से कम नहीं लगती। और इस पर्व की ऐसी मान्यता है कि उगते सूर्य देव की पूजा करने से तेज, आरोग्य और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। नहाय खाए से समापन तक छठ पर्व पवित्रता का प्रतीक है। बिल्कुल, तो इस पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत
कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। मंजरी जी, तो सूर्य से ये प्रार्थना है कि सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और सूर्य की इस रोशनी से सभी को सुख समृद्धि मिलती रहे। बिल्कुल। और आकांक्षा, आज जैसा कि हम बताते हैं कि भारत की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है और देश में इस दिन को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ 19 नवंबर सन 1917 को उनका जन्म नेहरू परिवार में हुआ। और 1934 से 35 में स्कूली शिक्षा के बाद शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए विश्व भारती विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया। प्रियदर्शनी नाम टैगोर जी द्वारा ही इन्हें वहां दिया गया और यहाँ के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इंदिरा जी इंग्लैंड चली गईं और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई पूरी की। और इंदिरा गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं भारतीय राजनीति में अहम योगदान रहा। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की। 1930 में असहयोग आंदोलन में बच्चों के साथ वानर सेना भी आपने बनाई और उनके महत्वपूर्ण निर्भीक फैसलों ने उन्हें लौह महिला का खिताब दिया। बिल्कुल, भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 में हुई। आपकी पुण्यतिथि को हर साल राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका समाधि स्थल दिल्ली में राजघाट के निकट शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी श्रद्धा सुमन और नमन अर्पित करते हैं उन्हें। बिल्कुल। और इसी के साथ देखिए, आज है राष्ट्रीय एकता दिवस भी है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी हम मना रहे हैं। मंजरी, देश को आज़ादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण से आपकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी नेशनल यूनिटी डे, जो पहली बार सन 2014 में मनाया गया था।
आप आज़ादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे। सरदार पटेल जी की ही भारतीय सिविल सेवा की निरंतरता को कायम रखने वाले निर्णायक व्यक्ति थे। और आपका जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। आप झवेर भाई पटेल एवं लाडबा देवी की चौथी संतान थे और सोमा भाई, नरसी भाई और विट्ठल भाई आपके अग्रज थे। और आपकी शिक्षा स्वाध्याय से ही हुई। लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और वापस अहमदाबाद में वकालत करने लगे। और गांधी जी के विचारों ने इतना प्रेरित किया और वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वे फिर से सक्रिय हो गए। और आपका सबसे पहला बड़ा योगदान स्वतंत्रता आंदोलन का सन 1918 में खेड़ा संघर्ष का रहा। ये वो संघर्ष था जब गुजरात का ये भाग भयंकर सूखे की चपेट में आ गया था। किसानों ने अंग्रेज हुकूमत से भारी कर में छूट की मांग की थी, जिसे स्वीकृति नहीं मिली। तब सरदार पटेल ने गांधी जी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर यानी जो टैक्स था वो ना देने के लिए प्रेरित किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार झुकी और उस वर्ष कर में राहत दी गई। सरदार पटेल की ये पहली सफलता थी। और सरदार पटेल के द्वारा ही देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में योगदान मिला। इसे भुलाया नहीं जा सकता। उस वक्त 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण हुआ था। गांधी जी ने आपको लौह पुरुष की उपाधि दी थी। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। जी, किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे। इसी वजह से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगभग 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये केवड़िया गुजरात में स्थित है। और 15 दिसंबर सन 1950 को आप इस संसार से विदा हो गए थे। आपको मरणोपरांत सन 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और कई संस्थान स्मारक आपके नाम से हैं। आप एक ऐसे राजनीतिज्ञ और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनी जिन्हें हम सभी याद करते हुए नमन करते हैं, जिनकी योगदान सदा भारत की अमूल्य धरोहर है। बिल्कुल। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं।
मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो आकांक्षा देखो ना, बहुत सारे संदेश आए हैं और छठ पूजा पर एक संदेश आया है कि छठ पूजा में सूर्य भगवान और माता छठी की पूजा की जाती है। छठ पर्व में महिलाएं 36 घंटे का व्रत रखती हैं। इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ का पर्व साल में 2 बार आता है। छठ की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ हुई थी। छठ का ये पर्व संतान की सुख समृद्धि, अच्छे सौभाग्य और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है और साथ ही ये व्रत पति की लंबी उम्र की कामना के लिए भी रखा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव की पूजा करने से तेज, आरोग्यता और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह को पिता, पूर्वज, सम्मान का कारक माना जाता है। साथ ही छठी माता की आराधना से संतान और सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पर्व पवित्रता का प्रतीक है। और आकांक्षा, ये छठ पर्व ऐसा है कि इसमें घर परिवार के सभी लोग मिलकर के पूजा की पूरी तैयारी विधिवत करते हैं, है ना। और इसी तरह छठ पर्व का एक और संदेश है कि छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। और इस पर्व की धूम तो देखते ही हम, कितना सजी सवरी सब लोग रहती हैं बड़े सुंदर सुंदर वस्त्रों में। और इसमें सिंदूर का, पीले सिंदूर का बड़ा खास महत्व होता है। सुहागिनें सिंदूर लगाती, पूरा नाक से लेके मांग तक पूरा खूब भरती हैं, खूब आलता महावर जिसे कहते हैं वो सब लगा रहता है। तो वो सब देख कर ही बहुत अच्छा लगता है ना। बिल्कुल। और ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने और भी संदेश भेजे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई देते हुए कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत की एकता, अखंडता की भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भावपूर्ण स्मरण और नमन। साथ ही भाषा और जाति की संकीर्णता से ऊपर उठकर सशक्त, समर्थ, आधुनिक भारत के निर्माता एवं देश की एकता और अखंडता के सूत्रधार, महान स्वतंत्रता सेनानी, उत्कृष्ट कूटनीतिज्ञ, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे सभी को शुभकामनाएं। और इसी तरह और भी उन्होंने भेजा है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को विनम्र नमन, राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को इन्होंने दी है। साथ ही इसके आगे छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी सभी को दी है। और इसके साथ एक और संदेश मिला है आकांक्षा कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार पटेल की जन्म जयंती दिवस को उनको विनम्र नमन करते हैं। अपने अथाग प्रयास से पूरे भारत में 562 रजवाड़ों को एक सूत्र में
बांधा था। बिल्कुल, तो उनका जो अथक प्रयास था जी। उसी का परिणाम है जो अखंड भारत का निर्माण हुआ। अच्छा मंजरी, जो छठ पर्व की हम बात कर रहे थे, तो हमारी एक सखी कह रही है कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा खुशी और हर्षोल्लास के साथ आज संपन्न हो गया। आसपास पड़ोस में सिर्फ प्रसाद का वितरण हो रहा है और सारा गली मोहल्ला सब शांत पड़ा हुआ है, क्योंकि इस व्रत में इतनी नियम होते हैं, साफ सफाई वगैरह इतने काम होते हैं कि पर्व के बाद लोग एकदम थक कर निढाल हो जाते हैं। थक कर निढाल भी हो जाते हैं, लेकिन पर्व की इतनी ज्यादा वो रहती है, आस्था रहती है कि जब वो कुछ खाने चलते हैं तो उन्हें याद आता है, यही लगा रहता है दिमाग में, व्रत है क्या, व्रत है क्या, ऐसा होता है ना व्रत उपवास में जब रहते हैं। और आकांक्षा, ठेकुआ जो होता है, बस ये जो प्रसाद होता है इसको खाने का बहुत मन करता है। भाई मेरा बताओ अब क्या हो। ये जो खास होता है इसके लिए लोग इंतजार करते हैं। हम बस बोलते रहे ना कि हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई आसपास ढूंढेंगे कि कौन ये प्रसाद खिलाएगा। कह रही है कि छठी मैया की कृपा से सब कुछ खुशी खुशी संपन्न हो गया। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें करेंगे गीत के बाद।
आकांक्षा, सखी विशेष के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ज्योतिर्मयी सिकदर के बारे में, जो कि एक एथलीट है। ज्योतिर्मयी सिकदर एक भारतीय राजनीतिक और स्पोर्ट्स वुमन है। आपका जन्म 11 दिसंबर सन 1969 को पश्चिमी बंगाल के नादिया जिले के देवोग्राम में गुरुदास सिकदर और निहार सिकदर के घर हुआ। वे पढ़ाई के साथ खेल में भी काफ़ी रुचि रखती थी। अक्सर वे अपने माता पिता की मदद से मैदानों में दौड़ा करती थी और अपना स्टेमिना बढ़ाने में खूब मेहनत करती थी, जिससे वे लंबी दौड़ लगा सके। भौतिक शास्त्र में स्नातक आपने किया था। शुरू में 400 मीटर की दौड़ में भाग लिया, फिर 800 मीटर से 1500 मीटर की दौड़ में वे हिस्सा लेने लगी। ज्योतिर्मयी ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की शुरुआत 1992 में ऑल इंडिया ओपन मीट में 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत कर की। अगले साल स्वर्ण पदक जीता और इस तरह उन्हें ढाका में होने वाले साउथ एशियन फेडरेशन खेलों के लिए साल 1993 में भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया, फिर 1993 में सिंगापुर ओपन में स्वर्ण पदक मिला। 1994 में उन्होंने 1500 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1994 में हिरोशिमा के एशियाई खेलों में वे चौथे नंबर के स्थान पर रहीं। जब वे भारत लौटी तो उनका शानदार स्वागत हुआ। उन्हें नई गोल्डन गर्ल का नाम दिया गया। उनकी विजय के लिए एक कंपनी ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया। नकद राशि भी आपको मिली। आप ईस्टर्न रेलवे में सुपरिटेंडेंट पर कार्य करती रही और आपका विवाह पूर्व कोच अवतार सिंह से हुआ। सन 1995 को अर्जुन पुरस्कार मिला और 1998 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली वे प्रथम एथलीट बनी। 1994 में विश्व रेलवे मीट लंदन में उन्होंने 400 मीटर रिले दौड़ का स्वर्ण पदक प्राप्त किया और 1995 में एशियन ट्रैक एंड फील्ड मीट जकार्ता में 800 मीटर के उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक और 400 मीटर की दौड़ में उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। साल 1995 में 800 मीटर में नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया उन्होंने। साल 1996 में लाइबेई में 400 मीटर में स्वर्ण पदक, 2 बार अंतर्राष्ट्रीय आईटीसी मीट में हिस्सा लिया उन्होंने और साल 1995 में कांस्य तथा 1997 में स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त किया। साल 2003 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही साल 2004 से लोकसभा की सदस्य रहीं। वे राजनीति में भी सक्रिय रहीं। आप एक मुख्य दूरी की धाविका रहीं और अपनी प्रतिभा से खेलों में कई कीर्तिमान स्थापित कर भारत का मान बढ़ाया। और अब समय हो चला है। गीत का समय तो अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद है, क्योंकि बीच में एक ब्रेक आएगा। लेकिन मंजरी, जब हम खेलों की बात करते हैं तो एक समय हुआ करता था कि जब ये कहा जाता था बच्चों से कि ज्यादा मत खेलो, पढ़ाई पे ध्यान दो। वो तो कहते हैं ना कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। लेकिन आजकल इसका उल्टा हो गया है। अब जो चित्र है वो कुछ बदल गया है। अब बच्चे जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें उस क्षेत्र में अगर माता पिता उन्हें प्रोत्साहित करें तो उसी क्षेत्र में बच्चे काफी आगे तक जा सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि खेल कूद में आगे बढ़ने में मतलब कहते हैं किसी भी क्षेत्र में उनकी रुचि करियर नहीं है जी। अगर बच्चा खेल कूद में रुचि रखता है तो बिल्कुल उसे प्रोत्साहित करिए, उसके साथ लगे रहिए। उसे ऐसा ना लगे कि हम अकेले पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अगर उसका साथ देंगे तभी वो बच्चा आगे बढ़ेगा। और उसके खेल से संबंधित जो भी सुविधाएं होती हैं या जो भी खान पान होता है या उसके फिटनेस के लिए क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस पर भी आपको ही ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चा तो छोटा है, वो तो खेलना चाहता है, लेकिन आपको उसके नियम और उसकी प्लानिंग, जो योजनाएं बनानी है, वो सब आपको बनानी है। क्या पता माता पिता को आगे चलकर यही छोटा सा बच्चा किसी भी खेल में या किसी भी क्षेत्र में अपने देश का नाम किस ऊंचाई तक ले जाए। बिल्कुल, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और फिलहाल हम चलेंगे एक ब्रेक की ओर।
भारती, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। आज सोमवार का दिन है। बिल्कुल। चित्रलेखा की अगली कड़ी का हमारे जो श्रोता हैं सभी इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। तो आज बता दें कि चित्रलेखा की हम सुनेंगे 30वीं कड़ी। जी। चित्रलेखा। हिंदी कथा जगत के कीर्तिमान हस्ताक्षर भगवती चरण वर्मा की बहुचर्चित रचना चित्रलेखा। पाप और पुण्य की भूल भुलैया में उलझे पात्रों की व्यथा कथा चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा कि बीजगुप्त, यशोधरा, मृत्युंजय और श्वेतांक ये सभी देश भ्रमण के लिए निकले हैं। बीजगुप्त चित्रलेखा के वैराग्य से उदास है और श्वेतांक यशोधरा के निर्लिप्त व्यवहार से खिन्न। लगता है इस यात्रा से कथा को एक नया मोड़ मिलेगा। तो आइए पठन आरंभ करें। बीजगुप्त के रथ पर बीजगुप्त था और श्वेतांक भी। मृत्युंजय के साथ यशोधरा थी। बीजगुप्त उस समय कुछ सोच रहा था। एक के बाद एक अनेक विचार उसके मस्तिष्क में उठते थे और लोप हो जाते थे। उस मानसिक अवस्था में उसे समय का कुछ भी ज्ञान न हो सका था। उसी समय मृत्युंजय का रथ उसके रथ के निकट आ गया। यशोधरा ने कहा, आर्य बीजगुप्त, हाँ? क्या विश्राम करना उचित होगा? हाँ। श्वेतांक, रथ रोक दो और देखो किसी समीपवर्ती वाटिका में ठहरने का कोई प्रबंध हो सकता है। रथ रुक गया और बीजगुप्त के रथ रोकने के साथ ही अन्य रथ भी रुक गए। श्वेतांक रथ से उतरकर वाटिका की तलाश में चला गया। बीजगुप्त ने मृत्युंजय से कहा, आर्यश्रेष्ठ, क्षमा कीजिए, मुझे समय का कुछ भी अनुमान न था। आपको कष्ट हुआ होगा, पर अर्धरात्रि बीत चुकी है। यदि उचित समझिए तो हम लोग आगे बढ़ते चलें। प्रातःकाल सूर्योदय के समय तक किसी ग्राम में पहुंचकर वहां दिन भर विश्राम करें, क्योंकि यहां दोपहर की गर्मी से बचने का संभवतः प्रबंध न हो सकेगा और इस धूप में प्रातःकाल फिर चलना उचित ना होगा। ठीक कहते हो आर्य बीजगुप्त, आगे बढ़ चलना ही उचित होगा। यहाँ एक बहुत सुंदर वाटिका है, उसमें एक विशाल भवन भी है। वो वाटिका एक सामंत की भूमि है। ठहरने का बड़ा सुंदर प्रबंध है। सामंत की वाटिका है तो फिर यहाँ के प्रबंध में कोई त्रुटि न होगी। आर्य बीजगुप्त, मैं इस वाटिका में ठहर चुका हूं। सामंत का एक सुंदर प्रासाद भी यहाँ है। रथ वाटिका में मोड़ दिए गए। माली ने सामंतों का स्वागत किया। उद्यान में अतिथियों के पलंग लगा दिए गए। सब लोग थके ही थे, सो गए, पर बीजगुप्त को नींद न आई। बीजगुप्त कहां जा रहा था, क्यों जा रहा था? इन प्रश्नों ने उसके मस्तिष्क को चक्कर में डाल रखा था। वो काशी जा रहा था, शांति पाने के लिए, अपनी मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए, अपने कर्तव्य से च्युत न होने के लिए। वो पाटलिपुत्र छोड़ आया था, यशोधरा से दूर रहने के लिए, चित्रलेखा से दूर हटने के लिए। पर यशोधरा से वो दूर न हट सका। यशोधरा उसके और निकट आ गई। असंभव, बीजगुप्त किंचित जोर से कह उठा। बीजगुप्त यशोधरा से प्रेम न कर सका।
उसकी दृष्टि के आगे से यशोधरा हट गई। चित्रलेखा आई। चित्रलेखा कौन थी? उसके जीवन से चित्रलेखा का क्या संबंध था? चित्रलेखा उसकी प्रेमिका थी, पत्नी थी। वो चित्रलेखा से प्रेम करता था, चित्रलेखा उससे प्रेम करती थी। क्या वो अब भी प्रेम करती थी? शायद हां, शायद ना। हां इसलिए कि उसने बीजगुप्त को छोड़ा था उसी के हित के लिए। हां इसलिए कि उसने कुमारगिरी के सामने स्वीकृत किया था। नहीं इसलिए कि वो बिना उसकी इच्छा के उसके जीवन को भार बनाते हुए चली गई। यही सोचते सोचते बीजगुप्त को कलरव गान सुनाई दिया। पूर्व दिशा में प्रकाश की प्रथम रश्मि अपना स्वर्णांचल फैलाए हुए प्रातःकालीन पवन से अटखेलियां कर रही थी और तारे पीले पड़कर एक के बाद एक अपना अस्तित्व मिटाते चले जा रहे थे। उसने देखा कि उससे थोड़ी दूर पर यशोधरा खड़ी हुई बेले की अधखिली कली पर के हिमजल के साथ खेल रही है। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ और वाटिका में सुगंधित तथा शीतल समीर से अपने तप्त हृदय को शांत करने आया। यशोधरा के हाथ में फूल थे। आर्य बीजगुप्त, देखो प्रकृति के सुंदर रूप को तो देखो। कितना उल्लास है, कितनी शांति है और कितना सौंदर्य। सारे जगत की चिंता, उसकी तृष्णा और अभिशाप से भरी हलचल से दूर, अति दूर यहाँ पर निष्कलंक जीवन तितलियों के रंगीन परों के साथ अटखेलियां कर रहा है। देवी यशोधरा, हाँ। मुझे तो प्रकृति में कोई सुंदरता नहीं दिखलाई देती। क्या प्रकृति में आपको सुंदरता नहीं दिखलाई देती? आर्य बीजगुप्त, क्या आप सत्य कह रहे हैं या हंसी कर रहे हैं? हंसी नहीं कर रहा हूं देवी, मैं सत्य कह रहा हूं। हाँ? तुम कह रही हो कि प्रकृति सुंदर है। हाँ? मुझे तो प्रकृति कुरूप दिखलाई देती है। आर्य बीजगुप्त, देखो ये दूर्वादल कितना कोमल है, कितना सुंदर। मेरी तो इच्छा होती है कि मैं यहीं इस दूर्वादल पर रहूं, यहीं बैठूं और इसी पर विश्राम करूं। ऐसा नहीं करना देवी। क्यों? यहाँ पास कोई वैद्य भी नहीं है जिससे उपचार करवाया जा सके। हाँ? तुम कहती हो दूर्वादल कोमल है, हाँ? सुंदर है, केवल इसलिए कि तुमने खुले में जीवन व्यतीत ही नहीं किया। इस दूर्वादल में कितने कीड़े मकोड़े हैं, इस पर भी कभी ध्यान दिया है? और दूर्वादल में नमी है, यदि इस पर तुम अधिक देर तक विश्राम करोगी ना, तो निश्चय ही तुम्हें शीत हो जाएगा। देवी, प्रकृति असुविधाजनक है, अपूर्ण है। क्या प्रकृति अपूर्ण है? प्रकृति अपूर्ण है। प्रकृति के अपूर्ण होने के कारण ही मनुष्य ने कृत्रिमता की शरण ली है। दूर्वादल कोमल है, सुंदर है, पर उसमें नमी है, उसमें कीड़े मकोड़े मिलेंगे। इसीलिए मनुष्य ने मखमल के गद्दे बनवाए हैं जिनमें न नमी है और न ही कीड़े मकोड़े हैं, साथ ही जो दूर्वादल से कहीं अधिक कोमल हैं। जाड़े के दिनों में प्रकृति के उन सुंदर स्थानों की कुरूपता देखिए जहां कोहरा छाया रहता है, जब इतनी शीतल वायु चलती है कि शरीर कांपने लगता है। गर्मी के दिनों में दोपहर के समय इतनी कड़ी लू चलती है कि शरीर झुलस जाता है। प्रकृति की इन असुविधाओं से बचने के लिए ही तो मनुष्य ने भवनों का निर्माण किया है। उन भवनों में मनुष्य उत्तरी हवा को रोककर
जाड़ों में अंगीठी से इतना ताप उत्पन्न कर सकता है कि उसे जाड़ा न लगे। उन भवनों में जवासे तथा खस के आवरण को लगाकर मनुष्य गर्मी में इतनी शीतलता उत्पन्न कर सकता है कि उसे मधुमास का सा सुख मिले। प्रकृति मनुष्य की सुविधा नहीं देखती, इसीलिए वो अपूर्ण है। किंतु ये पुष्प कितने कोमल है, इनमें कितनी मादक सुगंध है। ये कलरव गायन, ओह कितना मधुर है, कितना मन को लुप्त करने वाला संगीत। कोयल के स्वर में कितनी मिठास है और करुणा भी है। ये पुष्प कोमल है, ठीक है, पर देवी इनमें कांटे भी तो हैं। न जाने कितने छोटे छोटे भुनगे इन फूलों के अंदर घुसे हुए हैं। रही इनकी कोमलता और इनकी सुगंध, वो तो क्षणिक है। फिर इनकी सुगंध किस काम की? एकांत में तो ये अपना सौरभ व्यर्थ गंवा देते हैं। और इस कलरव गायन में माधुर्य हो सकता है केवल स्वरों का। ये कलरव गायन, इसमें संयत भाषा न होने के कारण उस भावहीन संगीत की भांति है जिसमें स्वरों का उतार चढ़ाव नहीं है। इस संगीत में तो सप्त स्वर एक साथ गूंज उठते हैं। इस कलरव गायन से कहीं अच्छा मानव कंठ का संगीत होता है। और कोयल में तो केवल पंचम है, जिसको अधिक देर तक सुनने से चित्त ऊब उठता है। कोयल क्या कहती है यह भी कोई नहीं जानता, शायद वो कुछ कहती ही नहीं। बीजगुप्त की बातें उसके मन का दर्पण है। उसका मन चित्रलेखा के बिना सूना है। संभवतः इसीलिए प्रकृति की हर वस्तु उसे आकर्षणहीन जान पड़ती है। किंतु यशोधरा उसके तर्क से प्रभावित न हो रही हो, ऐसा भी नहीं। अगली कड़ी में हम इन दोनों के वार्तालाप का शेष भाग पढ़ेंगे और तभी ये भी जानेंगे कि श्वेतांग पर क्या बीत रही है। आज की कड़ी में बीजगुप्त और यशोधरा थे कमल शर्मा और सुलक्षणा खत्री। श्वेतांग और मृत्युंजय बने थे अमरकांत और विनोद शर्मा। कथा के सूत्रधार हैं हरीश भीमाणी। उपन्यास चित्रलेखा की इस प्रस्तुति के सहायक राजेश मलिक। रेडियो पठन की ये परिकल्पना श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अगली कड़ी अगले सप्ताह। तब तक रेणु बंसल का नमस्कार। तो मंजरी, चित्रलेखा की ये थी 30वीं कड़ी जिसे अभी हम सुन रहे थे। और आगे हम बात करेंगे, आज विश्व शहर दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन उसके पहले गीत के साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। ये तो प्यार भरी दुनिया है, दुनिया से तो प्यार किए जा। ये तो प्यार भरी दुनिया है, दुनिया से तो प्यार किए जा। कर ले तू किसी को अपना, या हो के किसी का जिए जा। ये तो प्यार भरी दुनिया है।
तो आकांक्षा, आज एक और दिवस है, विश्व शहर दिवस। विश्व शहर दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिससे वैश्विक शहरीकरण के बारे में जागरूकता बढ़े और उसके विकास में सभी के सहयोग का उद्देश्य निहित होता है। और विश्व शहर दिवस 27 दिसंबर सन 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था और पहला विश्व शहर दिवस अक्टूबर 2014 में आयोजित किया गया था। अगर हम इतिहास की बात करें तो शहरों में वहाँ की संस्कृति, धर्म, परंपराएं, व्यापार और वहाँ की शिक्षा पर किस तरह से विकास हुआ है, इसके साथ ही वहाँ की बस्तियों का विशाल स्तर आज औद्योगिक क्रांति के बाद ही संभव हो पाया है। बिल्कुल। और लोग नौकरी के अवसरों की तलाश के लिए शहरों की ओर चले आते हैं, और यानी शहरों में नई तकनीकी, व्यापार के अनेक प्रकार उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण लोगों का आना लगातार बढ़ता जाता है। एक बेहतर जीवन की तलाश और अन्य ज़रूरी सुविधाएं शहरों में उपलब्ध होती है। इसीलिए शहरीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब शहरों का विकास होता है तो उसका देश और विदेश में भी नाम होता है, यानी कि प्रगति करता है अगर शहर, तो लोगों को भी उसका फायदा होता है। और इस तरह से शहरों में व्यापार, व्यवसाय के अवसर आसानी से सुलभ हो जाते हैं। अच्छे शहर का तभी विकास संभव होगा जब वहाँ योजनाएं सही बनाई जाए और उनको लागू किया जाए और उन योजनाओं पर अच्छे से काम किया जाए। जैसे हमारी इन बस्तियों का नवीनीकरण हो, खराब ढांचों का पुनर्निर्माण हो, स्कूल, अस्पताल, बाजार सभी व्यवस्थित हो, बिजली, पानी जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और आकांक्षा, इसी के साथ साथ शहरों में पार्क जैसी सुविधा है, अगर वो वहाँ पर हो जाती है तो उससे क्या होगा कि बच्चे से लेके वृद्ध जन सभी लोग वहाँ पर जाकर सैर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। और विश्व शहर दिवस का सामान्य विषय बेहतर शहर बेहतर जीवन है, जबकि हर साल एक अलग उप विषय और उसके वैश्विक पालन के लिए एक स्थान का चयन किया जाता है, या तो शहरीकरण की सफलताओं को बढ़ावा देने के लिए या शहरीकरण से उत्पन्न विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया जाता है। और आकांक्षा, हमारे बहुत सारे सखियों ने और सखाओं ने इस पर लिखकर भेजा है कि विश्व शहर दिवस की स्थापना 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। पहला विश्व शहर दिवस 2014 में आयोजित किया गया था और इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देना, शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करना और दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान करने के अवसरों के हेतु देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, और हम भी विषय पर आगे बातचीत बढ़ाएंगे, लेकिन इस गीत के बाद। जी। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, प्यार मिला, हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। सामान मिला, मिल गया एक सहारा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। हसीन
चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। जान भी तू है, दिल भी तू ही, राह भी तू, मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया। तो आकांक्षा, एक संदेश आया है कि इस वर्ष विश्व शहर दिवस 2022 के विश्व आयोजन की योजना एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल के उप विषय के तहत शंघाई चीन में है। ये विषय विभिन्न भागीदारों और विविध हितधारकों को एक साथ लाने का है ताकि स्थानीय कार्रवाई के लिए अपने अनुभव और दृष्टिकोण को साझा किया जा सके। स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों को हरित, अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ शहर बनाने हेतु तथा सशक्त बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, बिल्कुल उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि सबको हाथ की 5 उंगलियों की तरह रहना चाहिए। हैं तो 5 लेकिन काम सहस्त्रों का कर लेती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें एकता होती है। बिल्कुल। और एक और संदेश है कि बच्चे और कुछ घर के सदस्य बाहर हैं और छठ पूजा का प्रसाद छिकुआ सभी ने याद किया है ना। बिल्कुल। और हम सुन ले गीत। हाँ, कार्यक्रम का आखिरी गीत जी। अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, नजर पड़े तो बहिया दूं मरोड़। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, नजर पड़े तो बहिया दूं मरोड़। जाने दो जैसे तुम प्यारे हो, वो भी मुझे प्यारा है, जीने का सहारा है। देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती, लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। तो भाई आकांक्षा, समय समाप्ति की ओर बढ़ चला है ना। इच्छा तो नहीं है लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। तो सभी को आकांक्षा से और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।